बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है। होंगी आंखें बंद या खुली, न छुपेगी ये दीवानगी, तेरा चेहरा दिख जाएगा, जाता लम्हा रुक जाएगा। आज के बाद मैं इस चौखट पर कभी नहीं आऊंगा। हाँ, जब भी पारो की याद आएगी मैं आऊंगा, जब भी खुद को दोषी पाऊंगा मैं आऊंगा। यही सजा मुकर्रर की हमने अपने आप के लिए। क्यों देते हो अपने आप को ये सजा? क्योंकि रोज बैठी है इस दिल में जज्बात की अदालत। मैं रोज होती है इस मोहब्बत के केस की सुनवाई। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नहीं तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जान बहुत पछताओगे। एक लड़की के लिए गोल्ड मेडल पाना इम्पोर्टेंट नहीं है, गोल्ड मेडल जैसा पति पाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जिंदगी को बिना प्यार कोई कैसे गुजारे। देखो मानव, ऐसा नहीं होगा और ऐसा कभी नहीं होगा। कितनी मोहब्बत किसको कौन यहाँ करता है, ये कोई भी न जाने। दीवाने प्यार के हैं हम दीवाने। मोहब्बत एक एक्सपीरियंस है, मोहब्बत एक एहसास है, जुनून है, एक विश्वास है, दो दिलों का मेल है, बहती दरिया से बगावत है। मोहब्बत की जाती है, बताई नहीं जाती। मोहब्बत इबादत है, मोहब्बत तो मोहब्बत है। दिल के जज्बात का एक किनारा है जो कि हम दिमाग से कंट्रोल नहीं कर पाते। मोहब्बत कहने को तो लफ्ज है, लेकिन हम इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो आंखों से बयां होती है। आज के दौर में मोहब्बत करना कहाँ आसान है, बहुत हौसला चाहिए बर्बाद होने के लिए। मोहब्बत ये वो रोग है जो दवा को ही कहती है कि तू भी तो बीमार है। हिंदी सिनेमा ने, संगीत के सुर और ताल ने, शायरों की शायरी ने, मुशायरों के मुशायरे ने, सभी ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने अंदाज में मोहब्बत को परिभाषित किया है। गुलशन, गुलजार और गालिब ने तो हिंदुस्तान के आधे युवाओं को शायर बना दिया। वो इतनी अच्छी लिखते हैं इसके ऊपर, मानो ऐसा लगता है कि उनसे बेहतर इस विषय पे पीएचडी किसी ने नहीं की है। विश्वास नहीं होता तो आप फुर्सत के क्षणों में सोशल मीडिया पे गूगल, फेसबुक, ट्विटर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, उसे खंगाल लीजिएगा। कोई ना कोई धड़कता हुआ, तरपता हुआ आशिक के अल्फाज नजर आ ही जाएंगे एहसास बनकर। अगर मैं हिंदुस्तान के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता तो उन युवाओं से जरूर पूछता कि तुम ये बेजुबान सोशल मीडिया पर अपने गुस्से का प्रदर्शन करते हो, मोहब्बत करते हो अपनी महबूबा से, वो रूठ कर जाती है और अपने गुस्से का प्रदर्शन इस सोशल मीडिया पे करते हो, बताओ इससे क्या होगा? क्या वो लौट कर तुम्हारे पास आ जाएगी? क्या तुम्हारे जज्बात और एहसास की कद्र वो कभी कर पाएगी? ये काफी सारे सवाल थे, अगर मौका मिलता तो हम उनसे जरूर पूछते। सियासतदान भी मोहब्बत पे ताल ठोकते हैं, संसद और सदन में भी मोहब्बत पे सुनवाई होती है, समाज भी मोहब्बत से चलता है। ये बात और है कि समाज इस विषय पर खुलकर बात करने की हमें आजादी नहीं देता है। हम भी अपने जज्बात के आंखों में बह करके मोहब्बत कर बैठते हैं और बीच में समाज के खोखले नियम, कानून, जाति, धर्म, मजहब, ऊंच नीच, अमीरी, गरीबी, सारे के सारे बीच में आ जाते हैं और हम इसमें पिस जाते हैं। और साथ ही साथ इनके बीच में पिस करके हम बेवफा और बदचलन करार कर दिए जाते हैं। किसी को भी हमारे दर्द का एहसास नहीं होता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, हमारे उम्र के युवा की ये जुबानी है कि उनके बीच में कितनी समस्याएं आती है। समाज बना है लोगों को जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए। लेकिन जब जब मोहब्बत के मुकदमे की सुनवाई होती है, यही देखा गया है कि समाज ने दो बेजुबान दिलों को तोड़ा है, जोड़ने का काम बहुत ही कम किया है। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा। आज हम सारे नियम कानून को ताक पे रखते हुए मुकाबला करेंगे, मोहब्बत से सुनवाई करेंगे मोहब्बत पे, और देखेंगे कि मोहब्बत के इस नशा में कितने लोग बर्बाद हुए और कितने लोग आबाद हुए। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट।
और 5 साल लंबा चला इश्क अपनी मंजिल पर भी पहुंचा, लेकिन मंजिल पर पहुंचते ही इश्क ने दम तोड़ दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक डॉक्टर ने प्यार में नाकाम होने पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 28 साल के डॉक्टर कपिल भाटी ने सब मॉल की पार्किंग में कार के अंदर सुसाइड कर लिया। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो डाटा चल रहा है वो काफी है ये बतलाने के लिए कि हमने जिन्हें छोड़ा हमें नहीं मालूम कि वो पूरी तरह से हमारे थे भी या नहीं, लेकिन उन्होंने तो उसे छोड़ा जो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का था। ये लोग जिंदा तो रह गए लेकिन लाश बनकर अपनी सांसें गिन रहे हैं। ये आदमी की अगर उम्मीद खत्म हो जाए तो उसकी जिंदगी जीने की तमन्ना भी मर जाती है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के दो बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे बीच में हैं। एक प्रोफेसर एस.एस. बुरा है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से, दूसरे डॉक्टर मधुदीप सिंह जी। हम इन दोनों से करेंगे बात और देखेंगे कि ये लोग इनका तजुर्बा क्या कहता है इस विषय के बारे में। सर, मैम, आप दोनों को का स्वागत है हमारी इस विशेष कार्यक्रम में। बुरा सर, मेरा पहला सवाल आपसे है कि प्यार मोहब्बत के चक्कर में आपको क्या लगता है, क्या युवा अपने भविष्य को दांव पे लगा देते हैं? क्या इस बात में कितना दम है? ऐसा है कि जो मोहब्बत की हम बात करते हैं तो मोहब्बत एक भावना है और इस भावना की अभिव्यक्ति अलग अलग तरीके से होती है और ये भावना अलग अलग उम्र में अलग अलग तरीके से अभिव्यक्त हो जाती है। तो ये कहना कि इसमें बच्चे इसी में ही अपना पूरा समर्पण कर देते हैं, ऐसी बात भी नहीं है। एक समय विशेष के ऊपर इस तरह की भावनाएं जो हैं वो थोड़ा सा डोमिनेट करती हैं पर्सनैलिटी के ऊपर, और वही है कि जैसे आजकल के बच्चों में क्राइसिस के रूप में ये भावनाएं जो है थोड़ा सा, क्योंकि अनमैनेजेबल कह लीजिए आप इसे, या थोड़ा सा हम इसको चैनलाइज नहीं कर पाए हैं इस तरह की भावनाओं को, उसकी वजह से हमारे सामने एक प्रॉब्लम बन करके हमारे सामने आ रही है और हमारे बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज से जुड़े भी हैं, इसका सामना भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मधु मैम, मेरा सवाल आपसे है कि क्या आज के जो युवा और किशोर हैं वो प्यार मोहब्बत को समझते भी हैं या सिर्फ ये एक छलिया होता है, दिखावा होता है, अट्रैक्शन होता है? सबसे पहले तो मनीष, मैं ये कहना चाहूँगी, आपने बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अच्छा विषय उठाया है। और हमारे जो युवा हैं और हमारे देश की जो जिस तरह की प्रकृति है, तो हमें इस विषय पे इस समय खुल के बात भी करनी चाहिए और उनके मन के जो प्रश्न हैं और जो उनके माता पिता और शिक्षकों के मन में जो उनको लेके भाव हैं, तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो, दोनों इस तरह की बातचीत या ऐसा संवाद स्थापित होना चाहिए। बाकी जो मैं आप प्रेम की या मोहब्बत की बात करते हैं तो मैं इसको दूसरे शब्द से बयान करूंगी कि प्रेम जो शाश्वत जो सत्य है प्रकृति का, वो प्रेम है। प्रेम इंसान के मन में है, आपका पूरा व्यक्तित्व, आपकी पूरी आत्मा, आप खुद प्रेम में हैं। और यदि प्रेम नहीं होता तो शायद मैं या नहीं होती, शायद आप भी नहीं होते, क्योंकि प्रेम नहीं होता तो आपके माता पिता प्रेम नहीं करते तो हम सृष्टि में कोई भी नहीं होता। तो सबसे पहली बात तो हम प्रेम को उस ऊंचाई पे देखें कि प्रेम का मतलब है कि इस सृष्टि का नियम, इस सृष्टि का सत्य, और जिस प्रेम को हम आज छिछोरेपन की तरफ ले जा रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ संवाद होने की बातचीत बहुत ज़रूरी है कि प्रेम क्या है, प्रेम के मायने क्या है, ये कब हो और प्रेम का असली स्वरूप है क्या। कहते हैं कि प्यार और मोहब्बत, प्रेम, इन सब चीज़ के बहुत से रूप होते हैं, बहुत से रिश्ते होते हैं, नाते होते हैं, चाहे हमारे माँ बाप हों, घर वाले हों, दोस्त, नाते, रिश्तेदार हो, हर जगह अलग अलग चेहरा नजर आता है। खैर, इस बीच में हमारा अगला सवाल है बुरा सर से कि सर, आपको क्या लगता है कि आज के युवा के बीच में जो सूचना है, संचार है, उसका अभाव है, जिस कारण बस वो कहीं ना कहीं ठोस या कोई गलत कदम उठा लेते हैं? सर, आपका क्या कहना है? मेरा इसमें मानना ये है कि सूचना का अभाव आज के समय में हम नहीं कह सकते कि इन मुद्दों के ऊपर सूचना का अभाव है, क्योंकि हम चारों तरफ सूचनाओं से घिरे हुए हैं। लेकिन जो फ़र्क है, जो मैं महसूस करता हूँ, वो फ़र्क है एक्सपोजर का। तो एक्सपोजर, क्योंकि हम जैसे ग्रामीण परिवेश में बच्चा है, शहरी परिवेश में बच्चा है, उन दोनों की लालन पालन में, एनवायरनमेंट में बहुत फ़र्क है। तो वही जो फ़र्क जो है उनके एनवायरनमेंट का, वही उनके अंदर संवेदनशीलता पैदा करता है और वही उनकी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के तरीके ईजाद करता है। तो इस सिचुएशन में कम्युनिकेशन का एक अभाव, एक दूसरे तरीके से मैं कह सकता हूँ कि इसमें जो एक कम्युनिकेशन बच्चे का पेरेंट्स के साथ, बच्चे का समाज के साथ होना चाहिए, उस कम्युनिकेशन में कहीं ना कहीं कमी आई है और उसकी वजह से बच्चा स्वयं अपने तरीके से ही उन समस्याओं को समझने की कोशिश करता है, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है और आमतौर से वो बच्चे इससे उसमें
पशुपेश में पड़ा रहता है कि क्या ठीक है क्या गलत है, और कई बार वो निर्णय नहीं कर पाता है कि ठीक क्या है गलत क्या है, और कई बार इस तरह के कुछ गलत कदम भी बच्चा उठा लेता है। तो मेरी समझ में कम्युनिकेशन की कमी है, संवाद जो पेरेंट्स के बीच में के साथ होना चाहिए, समाज के साथ संवाद होना चाहिए, उसमें कहीं कमी है। जी हाँ बिल्कुल। खैर ये एक विचार है, राय है। मधु मैम, मेरा सवाल अगला आपसे है कि आपको क्या लगता है कि हमारा समाज बना है लोगों को जोड़ने के लिए, ना कि तोड़ने के लिए, तो ये जाति धर्म मजहब है, ये क्या रोल अदा करते हैं? जहाँ तक जाति और धर्म की बात है तो मुझे लगता है जो पूरी मानवता है, पूरी सृष्टि है, वो एक ही चेतना, एक ही सूत्र से बंधी हुई है। और ये जाति, ये धर्म, ये किसी समय में किसी कारणवश बनाए गए होंगे या रहे होंगे, लेकिन जो पूरी मानवता है, जैसे हम कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, और हमारे जितने भी बड़े संत हुए हैं, चाहे महात्मा गांधी हैं, चाहे विवेकानंद हैं, चाहे श्री परमहंस जी हैं, चाहे हमारा जैनिज्म है, चाहे हमारा वेद है, उपनिषद है, सब में ये कहा है वसुदैव कुटुंबकम। गीता है तो उसमें भी ये आया। इसका अर्थ ये है कि हम पूरी सृष्टि एक परिवार है, और परिवार का मतलब ये होता है कि हम सब एक हैं। तो जो वसुदैव कुटुंबकम की बात आती है, संग छद्वम संग वदद्वम समवो मनाती जानता, जब ऐसी ऐसी बात आती है तो इसका अर्थ ये निकलता है कि पूरी सृष्टि, केवल मानव नहीं, उसमें चाहे पशु हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पेड़ हैं, पौधे हैं, झरने हैं, तो मुझे तो ऐसा लगता है ये सब एक हैं। और ये जो जाति धर्म, ये तो बहुत मुझे लगता है तुच्छ किस्म के, ऐसा लगता है विचार हैं जिनको हमने इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि वो हर चीज को, प्रेम को और हर चीज को, शाश्वत सत्य को कह लें या सच्चाई को कह लें या हिंसा को कह लें, सबको धीरे धीरे निगल लिया है इन्होंने। सर, हमारा अगला सवाल आपसे है कि विदेश में हम किसी भी विषय पर खुलकर चर्चा करते हैं, क्या हमारे हिंदुस्तान के समाज ने हमें आजादी दी है किसी भी विषय पर खुलकर चर्चा करने की? अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या लगता है हमारा समाज किस ओर जा रहा है? मनीष जी, ऐसा है कि हर समाज अपने लिए कुछ दायरे निश्चित करता है, कुछ उसूल बनाता है, कुछ सिद्धांत बनाता है, और उसी फ्रेमवर्क के अंदर हम आचरण करते हैं। तो ये समाज, हर समाज की अपने अपनी अवधारणाएं हैं, इसके लिए हमने अलग अलग सिस्टम्स बनाए, सोशल वैल्यूज बनाए। तो ये कहना कि हमारे समाज में खुलकर बात करने की आज़ादी नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानता कि आज़ादी नहीं है, आज़ादी बहुत है, लेकिन यह कि कुछ विषय ऐसे हैं जिसके ऊपर हम थोड़ा सा संकोच करते हैं खुलकर बातचीत करने में। और ये एक, जैसे मोहब्बत प्यार की बातें हैं, तो ये एक ऐसा विषय हम मानते हैं जो जैसा कि हम परंपरागत ढंग से, तो इनके ऊपर हम खुल करके बहस नहीं कर पाते हैं। और यही एक मुख्य अंतर है कि जो पूर्व की संस्कृति है, जो पश्चिम की संस्कृति है, कि उसमें जो एक खुलापन है कि जो चाहे वो डिस्कशन के बारे में है, चाहे रिलेशनशिप्स के बारे में है, तो वहाँ पर एक खुलापन देखने को मिलता है। खुलापन का मतलब ये है कि हम एक दूसरे के विचारों को एक्सेप्ट करते हैं उसके ऊपर। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारे लिए कई बार इस तरह की बहस के लिए रुकावट बन जाती है। कि अगर जैसे को एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, बच्चे लड़के लड़के वहाँ पढ़ते हैं, तो पहले क्या था कि लड़कियों के लिए अलग स्कूल थे, अब भी हैं वैसे तो स्कूल, और लड़कों के लिए अलग। तो इस तरह का सेग्रीगेशन हम मान के चलते थे कि इस तरह का सेग्रीगेशन समाज में होने चाहिए जो हमारे समाज की परंपराओं के अनुरूप है। लेकिन आज समय बदल चुका है, आज हम लड़के लड़की में कोई भेद नहीं करते हैं, और उनकी जो मैच्योरिटी, जो उनकी जो ग्रोथ है, उसके ऊपर हम दोनों बराबर रूप से संवेदनशील रहते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर आज हम समय आ गया है कि हम जो हमारे जो संकोच थे, जितने भी थे परंपराओं से जुड़े हुए, उसको त्याग करके हम एक खुला इस तरह का मंच प्रदान करें, एक खुली बातें करें। और ये संवाद खास तौर से पेरेंट्स और बच्चों के बीच में या अध्यापक और बच्चों के बीच में इस तरह का खुला संवाद होना चाहिए, और हमें संवाद के लिए अलग अलग नए नए प्लेटफॉर्म विकसित करने चाहिए। जी बिल्कुल। मधु मैम, मेरा 2 सवाल है आपसे। पहला सवाल आप ये है कि हिंदुस्तान की जो सिनेमा, इंडियन फिल्म जगत है, उन्होंने प्यार मोहब्बत पे बहुत काम किया है, बहुत उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई हैं। सवाल ये उठता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इंडियन सिनेमा सिर्फ इसी पे इतनी सारी फिल्में बनाई हो? आपको क्या लगता है, क्या उनको इसके अलावा जो भविष्य है, युवाओं के जो भविष्य है, फ्यूचर है, करियर ओरिएंटेड, इस पे काम होनी चाहिए थी? पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपसे ये उठता है कि देखा जाता है ऐसा कि युवाओं को अगर उनका मनपसंद हमसफर या हमसाथी नहीं मिला तो वो लोग आत्महत्या तक कर लेते हैं। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग अपनी जिंदगी को, अपनी जान को दांव पे लगा दें सिर्फ एक लड़की के लिए? ये 2 सवाल हैं, क्या आपका राय है इस पे? हम ऐसा नहीं कह सकते, केवल प्रेम को ही प्रदर्शित कर रहा है सिनेमा। अगर आप उसके इतिहास में जाएंगे तो बहुत गौरवशाली है, और बहुत ही सामाजिक मुद्दों पे फिर सिनेमा में काम हुआ। उसके बाद धीरे धीरे फिर थोड़ा सा रोमांटिक फिल्में आई,
उसके बाद एक्शन सिनेमा आया, और आज आप देखेंगे तो बहुत ही विविध तरह के जो है विषयों पे हमारा जो है सिनेमा काम कर रहा है। ऐसा नहीं वो सिर्फ प्यार मोहब्बत दिखा रहा है, और क्योंकि सिनेमा एक मनोरंजन का माध्यम है तो हम उससे इतनी बहुत ज़्यादा अपेक्षा भी ना करें कि वो, क्योंकि मनोरंजन का माध्यम है तो वो काल्पनिक होगा, इमेजिनेटरी होगा, फिक्शनल होगा, और फिक्शन हमेशा एग्जेगरेट करता है, हमेशा वो कुछ ना कुछ बढ़ा चढ़ा के ही दिखाता है। तो सिनेमा में थोड़ा सा प्यार का भी अतिशोक्ति हो जाती है, जो हीरो है वो बहुत ज़्यादा चांद तारे तोड़ के लाने की बात करता है। लेकिन यहाँ मैं ये कहूँगी कि हमारा युवा आज इतना समझदार है कि वो इस तरह की बातों को डीमिस्टिफिकेशन हुआ है कि उसको सारी टेक्नोलॉजी का पता है, उसको पता है कि ये हीरो हीरोइन जो कर रहे हैं ये नकली है, ये सही नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो वल्गैरिटी है या जो बहुत ज़्यादा हिंसा है वो सिनेमा में बंद होना चाहिए, बाकी तो वो काल्पनिक है। कैरियर ओरिएंटेड फिल्में भी बनी हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार मोहब्बत की फिल्मों पे काम हुआ है। भले ही इन फिल्मों का मात्रा कम हो, लेकिन बॉलीवुड में भी परिवर्तन हो रहा है और यहाँ भी परिवर्तन महसूस हो रहा है। आज की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा ये बदलाव आया है कि हम प्रेम में भी स्वार्थ और लालच के बीच में फंस गए हैं। हम प्रेम करने से पहले देख लेते हैं, इवन बच्चे क्या, मैं तो कहूँगी माँ बाप इसमें फंसे हैं। आप शादी जब करते हैं लड़की की तो ये थोड़ी देखते हैं लड़का कैसा है, आप ये देखते हैं कि उसके पास गाड़ी कितनी लंबी है, वो कमाता कितना है। कौन माँ बाप ये देखते हैं कि लड़का कितना अच्छा है। और जब हम लड़की ढूंढने जाते हैं तो ये देखते हैं लड़की कितनी सुंदर है, लड़की कितनी एजुकेटेड है, दहेज कितना देंगे। तो ये जो स्वरूप है, ये जो प्रेम में जो बीच में लालच आया, प्रेम में जो ये लेने की बात आई, प्रेम में एक्सपेक्टेशंस की जो बात आई, प्रेम में फिर ये नई नई चीजें जो घुल मिल गई, उसने कुछ सालों से प्रेम के स्वरूप को बदल दिया। क्योंकि आत्महत्या कोई सॉल्यूशन नहीं है। इस दुनिया में हजारों लाखों व्यक्ति हैं, उन हजारों लाखों में से आधी मेल हैं, आधी फीमेल हैं। अगर एक व्यक्ति से आपका तारतम्य नहीं मिल रहा, साल 2 साल बाद आपका ब्रेकअप हो जाता है, तो आप दोबारा से जो है अपने आप को एक अपने अंदर एक शक्ति, कॉन्फिडेंस लेके आए। आप ये माने कि वो व्यक्ति आपके शायद लायक नहीं था और आप उसको समय दें। एक रिश्ते को समय देना ही बहुत जरूरी। आत्महत्या के कारण तब उठते हैं जब हम एक रिश्ते को समय नहीं देते। आजकल थोड़ा सा ये जो पिछले कुछ 10-1 साल से ये चला है कि आज प्यार हुआ कल शादी, तो फिर वहां आत्महत्या की बात आती है। तो थोड़ा सा रिश्ते को समय देना समझाना पड़ता है कि 1 साल, 1.5 साल, 2 साल आप एक दोस्ती की नज़र से एक दूसरे को समझें, उसके बाद आप एक वक्त दें और फिर आप निर्णय लें क्या आप उस व्यक्ति की सारी बुराई और अच्छाई के साथ उसको एक्सेप्ट कर सकते हो। यदि आपको लगता है, अब हमें क्या लगता है कि हम प्रेम करते हैं तो उसकी अच्छाई तो सारी हमारी और उसकी एक भी बुरी आदत फिर हमें आत्महत्या भी मजबूर कर देती है। तो हमें थोड़ा सा अपना भी स्व आंकलन करना होगा और ये देखना होगा कि यदि हम किसी से प्रेम करते हैं तो फिर उसकी अच्छाई और उसकी बुराई के साथ उसको एक्सेप्ट करें, क्योंकि दोनों में ही कुछ ना कुछ अच्छाई होगी, कुछ बुराई होगी। तो आत्महत्या कोई सही तरीका नहीं है और इसी के लिए हमें खुल के बात करनी। माता पिता को अपने बच्चों के साथ इस विषय पे खुल के बात करना और उनको समझाना कि प्रेम के लिए पूरा जीवन पड़ा है, अभी हमें अपना करियर बनाना है, भविष्य बनाना है। और यदि खुदा ना खास्ता आपके साथ ऐसा हो भी गई ये घटना, है ना, तो उसको फिर कैसे टेकअप करना है, इन विषयों पे बात करना बहुत ज़रूरी है, शिक्षकों का भी और पेरेंट्स का भी। और प्रेम को इस तरह से घिनौने रूप में हम ना लें जिस तरह से हम ले रहे हैं। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि धन दौलत यश कीर्ति आज काफ़ी बड़ी हो गई है। जब लोग रिश्तों की बात करते हैं तो यही देखते हैं। तो फिर आप ही बताओ कि हम क्यों न कहें कि लड़का तो मिल जाएगा लेकिन प्रेमी नहीं मिल पाएगा। वो जो दूसरों से नफरत करता होगा आपसे भी कहाँ मोहब्बत कर पाएगा। आप भी सुलगती हुई शाम में, अकेलेपन रात में विक्रम फोगाट की किताब को पढ़िए, उसकी कहानियों में अपने आप को टटोलिए और इन्हीं तन्हा गुजारिए। खैर बुरा सर, हमारा अंतिम सवाल आपसे है कि आप अपने तजुर्बे के हिसाब से हमारे युवाओं को और किशोरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो बदलाव आते हैं, चाहे मानसिक बदलाव है चाहे शारीरिक बदलाव है, वो प्राकृतिक है। तो हमें प्राकृतिक बदलावों को सहजता से लेना चाहिए। हमें दिक्कत कब आती है? जब हम असहज हो जाते हैं प्राकृतिक बदलावों के बारे में।
तो इसके लिए हम एक एजुकेशन जो है कि हम कितनी सहजता से ले सकते हैं इन बदलावों को, वो उसमें एजुकेशन हमारे रोल प्ले कर सकती है। अब जैसे कई बार इस तरह के मुद्दे आते हैं कि स्कूलों में सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कई बार विवाद का विषय बन जाता है। तो ऐसी उसके ऊपर एक बड़ी संवेदनशीलता आवश्यक है कि बच्चा जिस स्थिति से गुजर रहा है, जिस मानसिक स्थिति से, शारीरिक स्थिति से गुजर रहा है, उसके बारे में वो कितना समझदार है, कितना उन बदलावों को इजीली एक्सेप्ट कर पा रहा है। तो एक हमें उस दिशा पे थोड़ा सा बच्चों को एजुकेट करने की आवश्यकता है, और उसके लिए समाज को भी थोड़ा सा एक अपने आप को एक परिपक्वता जो है वो दिखाने की आवश्यकता है कि समाज भी एक इस तरह खुला माहौल पैदा करें ताकि बच्चों में जो हेजिटेशन है या इस तरह के कोई गिल्ट बन जाता है, कोई कुंठाएं बन जाती हैं कि कम्युनिकेशन के अभाव के अंदर, वो इस तरह कम्युनिकेशन का एक प्रवाह ऐसा बने कि जिसमें हर कोई बड़ा सहज महसूस करे इस तरह के बात डिस्कस करने में। क्योंकि जब यही बातें हम पेरेंट्स से नहीं कर पाते या समाज में दूसरे लोगों से नहीं कर पाते, तो हम बड़ी छोटी मोटी इधर उधर से इन्फॉर्मेशन कहीं से ले लेते हैं, उसके ऊपर हम पूरा हाइपोथेसिस बिल्डअप कर लेते हैं। तो उसमें हम कई बार उस चीज़ को समझने के बजाय कॉम्प्लिकेट कर लेते हैं और उस कॉम्प्लिकेशन में हम घिरते चले जाते हैं, जिसकी परिणति जैसे मैडम ने कहा कि चाहे वो आत्महत्या की फॉर्म में हो, चाहे इस तरह की फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इस तरह के केसेस जो हैं इन कारणों की वजह से बढ़ जाते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक संवाद जो है, चाहे वो पेरेंट्स और बच्चे के बीच में हो, चाहे समाज के अन्य लोगों या बच्चों के बीच में हो, तो वो संवाद और व्यापक होना चाहिए और गहरा होना चाहिए, और इसके ऊपर हमें बहुत जोर देना चाहिए। दूसरी बात है कि जो जिस उम्र में, क्योंकि जिस तरह के केसेस हमारे सामने आते हैं, जिस तरह के सोशल साइंसेज में स्टडीज होती हैं कि एक जो एडोलेसेंट पीरियड है, अधिकतर केसेस इसी से बिलोंग करते हैं। तो इस एज ग्रुप का एक अलग साइकोलॉजी है, एक अलग सोशियोलॉजिकल परसेप्शंस है। तो यहाँ पर काउंसलिंग की बहुत आवश्यकता है कि यहाँ पर बच्चों को हम काउंसलिंग वाला रोल प्ले करें, चाहे काउंसलिंग हम दें, अध्यापक दें, या समाज के कोई दूसरे जो अंग हैं वो इस तरह की प्रदान करवाएं, या पेरेंट्स इस तरह की काउंसलिंग करें। तो काउंसलिंग सबसे आवश्यक है जिसमें बच्चा अपने मन की बात कह पाए, उसके दिमाग में जो शंकाएं हैं उन शंकाओं का समाधान हम ही करेंगे। उनका समाधान इंटरनेट पे नहीं मिलेगा, उसका समाधान और कहीं और नहीं मिलेगा, उसका सबसे अच्छा समाधान घर में मिलेगा। घर या अध्यापक है या दूसरे जो एक दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर उसको एक, तो हमें एक इस तरह का एनवायरनमेंट पैदा करें, बच्चे सहज महसूस करें, कोई भी संकोच ना करें, अपनी बातचीत अपने तरीके से रख पाएं, उसका सॉल्यूशन ढूंढने की हम कोशिश करें। तो मैं चाहूँगा कि संवाद के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करें। ये कोई मोहब्बत प्यार की बातें कोई एक सामान्य चीज़ें नहीं है, बड़ी सामान्य सी चीज़ें हैं और इन्हें हमें सामान्य रूप में ही लेना चाहिए। और अगर इनको ज़्यादा असामान्य रूप में लेंगे तो इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। तो मैं तो पेरेंट्स के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि इन चीज़ों को प्राकृतिक रूप में लें, सामान्य रूप में लें, सहजता से लें, और इनका अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बच्चे के साथ आती है उसका समाधान ढूंढने की हम कोशिश करें। बिल्कुल। मधु मैम, आपका क्या राय है? आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं प्रोफेसर बूरा से बिल्कुल सहमत हूँ कि संवाद हमारे दो ही जो एलिमेंट्स हैं समाज के निकालेंगे, एक तो माता पिता और एक अध्यापक। अध्यापकों के ऊपर बहुत दोहरी जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से जो युवा है उसको केवल पाठ्यक्रम ही ना करवाएं पूरा, उसकी पूरी काउंसलिंग भी करें। और यदि कोई इस तरह का एक केस आता है, बिल्कुल सर ने सही बात कही, उसको सामान्य लें। ये बहुत ही सामान्य बात है, आपस में जो है प्राकृतिक जो प्रेम है मेल फीमेल, बहुत सामान्य सी बात है। उसको हम इस नज़र से नहीं देखें कि हम उन दो बच्चों को ऐसे देखने लग जाते हैं कि भाई वो बिल्कुल ही कोई अलग है, या उन पे कोई कमेंट करना या उस पे उनके बारे में बार बार चर्चा करना, ये सब हमें अध्यापकों को थोड़ा सा देखना है। और दूसरी बात जो संवाद संचार, ये आज मैं देख रही हूँ कि माता पिता के पास बच्चों के लिए समय ही नहीं है। कि होड़ में लगा लो या करियर की होड़ में लगा लो या फिर वो दूसरी कामों में लगा लो, और जो बच्चा है फिर वो ज़्यादा समय जो ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं इसके साथ व्यतीत करता है। जबकि हमारा जो साइंस भी कहती है कि आपके ब्रेन को पूरी तरह परिपक्व होने में 16-17 साल तक की एज लग जाती है। उसको नहीं समझ में आता कि इन गैजेट्स में मैं क्या देखूं, क्या नहीं देखूं और मुझे क्या करना चाहिए। तो जो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता हैं, जब तक बच्चा 18-19 साल का नहीं हो जाता उसके साथ पूर्ण संवाद बना के रखें। अगर उनको थोड़ा वो त्याग करना पड़ भी जाता है पैसे का, करियर का, तो वो करना कोई बुरी बात नहीं है। उनके पास उनको समय देना ही होगा। इसका केवल एक ये सॉल्यूशन है, उनको समय देना होगा और उनको
एक दोस्त की तरह दोस्त बन के उनके साथ उनके मुद्दों पर डिस्कस करना होगा। और अध्यापकों को, और इसके साथ बहुत सारे ऐसे इस समय हमारे समाज में, जैसे हमारा शुरू से ही देखेंगे तो बच्चों को स्पोर्ट्स, योग, मेडिटेशन और कुछ इस तरह के योग प्राणायाम, ऐसे मैं चाहती हूँ कि एजुकेशंस में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू हों। पाठ्यक्रम का मतलब ये नहीं कि किताबों में शुरू हो जाए, वो इस तरीके से शुरू हो कि हर सेमेस्टर में बच्चों को हफ्ते में 1 दिन 2 दिन कोई मेडिटेशन की क्लास, कोई योग की क्लास, कोई प्राणायाम की, ताकि हम उनको उनकी हैबिट में ये चीज़ डाल दें। और अगर उनको कहीं स्ट्रेस होता है और अगर उनको कहीं लगता है कि हम कहीं गलत भटक रहे हैं, तो वो खुद ही कंट्रोल करें और वो जो सेल्फ एनालिसिस की बात उनमें आए। यदि ये चीज़ें हम उनको धीरे धीरे आदत डाल देंगे, मेडिटेशन की या उनको योग की, प्राणायाम की, अच्छे स्वाध्याय की, स्पोर्ट्स की, तो मुझे नहीं लगता कि हमारा युवा कहीं भटकेगा। तो थोड़ी सी हमें पहल करनी होगी, ये सब शुरू कर देना चाहिए शिक्षक संस्थान में। तो जैसा कि आपने देखा कि आज के हमारी इस विशेष प्रोग्राम में पेशकश थी मुकाबला मोहब्बत से। हमने देखा कि मोहब्बत जो है वो सच में क्या है और उसके मायने क्या हैं, क्या समाज में संचार है या नहीं है, या हम खुद ही इस उम्र में आकर जज बन जाते हैं और हम खुद ही फैसला ले लेते हैं। खैर, ये 2 बुद्धिजीवी व्यक्ति हमारे बीच में थे। इन दोनों ने अपने विचार को हमारे बीच में साझा किया और इन दोनों के विचारों के माध्यम से हमें ये मौका मिला मोहब्बत को और नज़दीक से देखने का, समझने का, उसे टटोलने का। और ये जो इतना बड़ा और वास्ट टॉपिक है, इसको हम लोगों ने कोशिश किया कि सिर्फ एक युवा और किशोर, इन 2 लोगों की मानसिकता और इन 2 लोगों की नज़रों से देखा जाए कि ये लोग किस नज़र से देखते हैं मोहब्बत को। आप दोनों को ही हमारे इस विशेष प्रोग्राम में कीमती वक्त निकाल कर आए, इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आप दोनों का। और निगाहें का सफरनामा यूं ही जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ। आने वाले वक्त में हम और ही ऐसे ही मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आएंगे और देखेंगे कि हमारा समाज किस ओर जा रहा है और समाज में कैसा परिवर्तन हो रहा है, और इस प्रगतिशील और परिवर्तित समाज का हम कैसे अहम अंग और हिस्सा बन करके हम इसकी इबादत कर रहे हैं। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। बने रहिए INC NMT न्यूज के साथ। नमस्कार।